कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th मैथ्स की डिटरमिनेंट साढ़े की पार्ट 2 सेकंड वीडियो की। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे प्रूव करना है प्रॉपर्टीज के थ्रू। लास्ट वीडियोज में हमने इसके क्वेश्चंस के बारे में जान लिया था, डिटरमिनेंट क्या है ये भी जान लिया था। एक आव्यूह का एक पर्टिकुलर टाइप को ही हमने डिटरमिनेंट कहा है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं आव्यूह से, मैट्रिक्स से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक कोई डिटरमिनेंट दे रखा है 2 -5 3 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। ओके, इसकी भी एक 3/3 का ले रखा है, एक 2/2 का ले रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, 1/2 की वैल्यू निकालनी है। हमने बताया था कि ये जो राइट डायगोनल कहलाता है और ये सेकेंडरी कहलाता है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 2 × 4, माइनस का सिंबल हमेशा और फिर माइनस का 5 × 3। ठीक है, यानी कि ये माइनस ये, अब ये उसमें पहले से माइनस लगा हुआ है तो इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है 8 माइनस और ये माइनस के 15, माइनस के 15 तो 8 प्लस का 15 हो जाएगा और ये 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब 1/2 की वैल्यू ये हो गई। इधर की बात करते हैं, चलिए 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको ऐसे डिनोट भी करते हैं, डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम a का 1/2 फाइंड कर रहे हैं। इस तरह से कैसे करेंगे? अब ये 3/3 का है, 3/3 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2/2 के ऑर्डर में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहले वाला लिखा 2, हमने साइन से भी आपको लास्ट वीडियो में मुखातिब करा दिया है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। तो +2, 2 के सामने इन चीज़ों को ढक लेंगे। क्या बचेगा? केवल 0 4 5 -7। तो क्या बचेगा? 0 4 5 -7। अब क्या आएगा? माइनस और माइनस का 3 पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, प्लस माइनस प्लस और माइनस पहले से है तो इसलिए प्लस का 3 हो गया। अब इसके लिए क्या बनेगा? ये ढक लेंगे हम इसके सामने ये ढक लिया और ये ढक लिया, ये और ये। तो क्या बचेगा? 6 1 4 -7, 6 1 4 -7। अब लास्ट में कौन बचा है? प्लस का 5, प्लस माइनस प्लस 5, 5 के लिए क्या बचेगा? इनको ढक लेंगे, क्या बचेगा? 6 1 0 5, 6 1 0 5। ओके, इनको भी सॉल्व कर लेंगे तो 2 क्या आएगा बताइए? 0 -5 4 जा 20, प्लस 3 क्या आएगा? 6 7 जा माइनस के 42 माइनस के 4, प्लस का 5 क्या आएगा? 30 -0। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 40 और ये कितना हो जाएगा? 46। तो 3 × 46 माइनस के, ठीक है, प्लस का 5 × 30 150 हो गया। ठीक है, 150 ये माइनस के 40 हैं तो 1 1 10 लिख लूँ मैं, माइनस 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 13, 138 माइनस के, तो माइनस के 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 माइनस के 28। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि कैसे 3/3 के डिटरमिनेंट को हम सॉल्व आउट करेंगे और यहाँ पर भी आपने देखा कि कैसे हम 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। क्लियर ना ये वाली बात? अब इसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन का क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों कि ये मैट्रिक्स ही दे देंगे आपको, इस तरह से मैट्रिक्स दे दिया, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इस तरह से कह देंगे कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक ही बात है कि मैट्रिक्स दे रखा है लेकिन उसका क्या फाइंड करना है? हमको 1/2 फाइंड करना है। ऐसे ही इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में दे देंगे और 1/2 पूछ लेंगे, डिटरमिनेंट पूछ लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 4.1 है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस जब हम मैट्रिक्स में करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं सीधा कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ये डिटरमिनेंट है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैट्रिक्स में होता था तो ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स होने पर हम सीधा क्या प्लेस को कंपेयर करते थे कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहली रो के दूसरे एलिमेंट के इक्वलेंट है तो उसके वैल्यू फाइंड हम कर लेते थे। लेकिन यहाँ 1/2 में थोड़ा सा आपको काम अलग करना पड़ेगा कि 1/2 को कभी भी 1/2 से कंपेयर नहीं करेंगे, उसकी वैल्यूज निकाल करके कंपेयर करेंगे। यानी लेफ्ट की भी वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 -x × x, यानी कि 3 - x²। ओके, अब आगे से मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूंगा। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा कि 3 × 1 लिखूं फिर x × x लिखूं। अब आपको आगे से समझना है। 3 × 1 -x × x यानी 3 - x²। ऐसे ही यहाँ 3 माइनस का 8 सॉल्व करेंगे तो माइनस का x² = माइनस का 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 2√2। क्लियर है वाली बात? जिनको ये बातें नहीं समझ में आए वो हमारे बेसिक मैथ को समझते चलिएगा। माइनस से माइनस कट गया है, x का अंडर लिया, 8 का अंडर 2√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना है? जीरो करना है, प्रूव करना है और विदाउट एक्सपेंड करना है। यानी कि हम इसको जो रेगुलर एक्सपेंशन है, जैसे अभी हमने करा था एक्स फिर इस सब का मल्टीप्लाई फिर ए फिर ये, इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर जीरो आएगा। लेकिन हमको क्या करना है? विदाउट एक्सपेंड करना है। तब कैसे करेंगे? चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो प्रॉपर्टीज विशेष रूप से याद रखनी है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या, कि जैसे ही किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तुरंत इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या कोई भी दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएंगे तुरंत उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो चलिए हम उसी के लिए बात करते हैं। मैं C1 में अप्लाई कर रहा हूँ, C1 में C2 को ऐड कर रहा हूँ, C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 में C2 को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। कॉलम 1 ये है, ये कॉलम 2 है, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ। तो क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास? x प्लस ए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y प्लस बी जेड प्लस सी। C1 में चेंज किया है तो C1 चेंज होगा, C2 से कुछ नहीं, a b c x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तुरंत आप लिख देंगे इसकी वैल्यू जीरो और यहाँ रीजन देंगे सिंस कितने? दो कॉलम कैसे हैं? बिल्कुल सेम हैं। हेयर ईच एलिमेंट ऑफ टू कॉलम आर सेम। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट दो कॉलम के कैसे हैं? सेम हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। यह बाई प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ की बात करते हैं। इसमें क्या करना होगा? 1 1 1 बी सी सी ए बी फिर ए बी प्लस सी, इस तरह से दिया हुआ है। कैसे सॉल्व आउट करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो इसको भी कैसे करना है? सेम तरीका है, आपको खुद सोचना होगा दिमाग लगा कर के क्या कहाँ से आएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँगा कि ए बी आएगा और ए सी आएगा, यहाँ से बी सी आएगा और ए बी आएगा, सी ए आएगा और बी सी आएगा, तो मैंने जस्ट केवल मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आपके लिए एक लाइन बढ़ा रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? ध्यान से समझना। C3 में चेंज करने जा रहा हूं। C3 में चेंज क्या? C3 में C2 को ऐड कर रहा हूं। कर लीजिए ऐड। क्या बनेगा? 1 1 1 बी सी सी ए बी। इससे हमने कुछ नहीं कहा है, C3 को चेंज करना है। C3 में किसको और ऐड करना है? इसे C2 को, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। थोड़ा सा क्रम से लिख दिया है, आगे पीछे ना लिखकर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे ही यहाँ भी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा कॉलम एक जैसा है। इस कॉलम में से मैं इस एलिमेंट को उठा लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जैसे ही मैं कॉमन लूँगा क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 1 1 1 बी सी सी ए बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? जब कॉमन चला जाएगा तो 1 1 1। अब आपको फिर से दिख रहा होगा कि दो कॉलम C1 और C3 कैसे हो गए? सेम हो गए। तुरंत ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर है वाली बात? इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, ये मैंने आपकी वजह से लिया है। ये क्वेश्चन है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की वैल्यू पूछिए, इसकी फाइंड दी वैल्यू, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो, क्योंकि C2 और C3 के सारे एलिमेंट कैसे हैं? सेम हैं। ठीक है, तो जब C2 और C3 सेम हो गए, दो कॉलम सेम हो गए, तो तुरंत ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आई होप सो कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम कुछ और चीजें प्रूफ कैसे करेंगे हम। ठीक है, एक और मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया है, इसमें भी हमको जीरो प्रूफ करना है और विदाउट एक्सपेंडिंग के करना है। ये ओमेगा बना हुआ है, जो डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा। ओमेगा एक वर्ड होता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो और ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये इकाई के घनमूल कहलाते हैं, अंडर क्यूब कहलाते हैं यूनिट के। ठीक है, यूनिट अंडर क्यूब कहलाते हैं ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से। तो उसी को लेकर के हमने बात की है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब हमको ये पता है कि जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ वो देखना। मैंने C1 को चेंज करा, C1 को, और C1 में C2 और C3 दोनों को ऐड करा, तो क्या बनेगा?
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अब हम इसको कॉमन ले लें या इसकी वैल्यू लगा देते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती कितनी है? 0 होती है। तो ये 0 0 0, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। एनडीए के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक कॉलम C1 ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। क्या है? 0। ये प्रॉपर्टी कहीं से आई नहीं है, ये एक्चुअली में रिजल्ट्स हैं। अगर मैं इसका एक्सपेंड करता C1 के अलोंग तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से आता, यानी 0, फिर एक 2/2 का हम बनाते इस तरह से ढक करके, फिर आता माइनस का 0, फिर एक 2/2 का बनाते, फिर प्लस का 0, फिर एक 2/2 का बनाते। अब अल्टीमेटली हम कर तो 0 से मल्टीप्लाई रहे हैं। अब जब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इस तरीके से इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली और ये प्रॉपर्टी हमने बना ली कि ये एक कॉलम या एक रो के सारे अवयव जैसे ही 0 हो जाएंगे तुरंत ही हम उसकी वैल्यू क्या कह देंगे? 0 कह देंगे। ओके, तो ये आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ बड़े क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें हमको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन है और इसके इक्वल्स में हमको इतना लेके आना है, यानी इतना प्रूफ करना है। डिटरमिनेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में लगभग 4 नंबर का इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ज़रूर आता है डिटरमिनेंट से। तो इसको आप लोग सीख लीजिए कैसे करना है और मैं आपको ये फास्ट तरीके से ही बताऊँगा कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन से अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो होती हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा। कई बार कहाँ माइनस आना है, कहाँ प्लस आना है, किस डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, इस सब को करते वक्त आप लोग गलती कर जाते हैं। इसलिए आप पहले बेसिक क्वेश्चंस को यानी कि अपने आप लिख लीजिए, 3/3 के डिटरमिनेंट अपने आप बना लीजिए और 2-3 लोगों को आप शेयर कीजिए उसको और आंसर्स मिला लीजिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मिस्टेक्स नहीं आएंगी। क्लियर? चलिए कैसे करेंगे इसको? एक तो तरीका होता है कि हम सीधा इसको एक्सपेंड करें। ठीक है, a फिर उसका 2/2 बना लिया प्लस माइनस b फिर 2/2 c। अगर आप ऐसे करने बैठेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती है। कैसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। अब इस पूरे होल फ्रेम में हम क्या करने की कोशिश किया करेंगे? हम डिटरमिनेंट जो भी हमें मिलेगा उसमें कोशिश करेंगे कि कहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकते हैं, कहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकते हैं और फिर उसी रो या उसी कॉलम के एक्सपेंड में हम प्रसार कर देंगे। तो 1 या 2 कॉलम के लिए ही हमको 1 या 2 के लिए ही हमें एक्सपेंड करना रहेगा, वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तो कैलकुलेशन जटिल नहीं बनेगी। ठीक है, आप खुद करने के प्रयास कीजिएगा इसी प्रश्न को, तो आपको दिखाई देगा कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रही है और ये लेके आना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में मेरा अपना अनुभव है कि आप 0 बनाने के लिए पहले 1 बनाने की कोशिश करें कि 1 कैसे आएगा, क्योंकि 1 में से जब 1 को हम घटाएंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए कि कैसे भी इस पूरे सारणी में हम 1 बना पाएं। जब 1 बन जाएंगे तो हम 0 आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो मुझे दिख पा रहा है साफ साफ कि इस पूरे कॉलम 1 में a स्क्वायर a क्यूब है और मैं अगर इस पूरे कॉलम में से a कॉमन निकालूंगा तो एक 1 यहाँ आएगा, इसमें से b कॉमन निकालूंगा तो एक 1 यहाँ आएगा, इसमें से c कॉमन निकालूंगा तो एक 1 यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ से 1 1 1 जब आएंगे, इसमें से इसे घटाऊंगा तो एक 0 फिर आ जाएगा, इसमें से इसे घटाऊंगा तो एक 0 फिर आ जाएगा, यानी एटलीस्ट मैं 2 0 लेके आ पाऊंगा। केवल एक तीसरे के लिए मुझे एक्सपेंड करना रह जाएगा, जिससे कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। क्लियर ये वाली बात? अब आपको ये शुरुआत में प्रोसेस बड़ी लगेगी, लेकिन जब हम काम करेंगे और एक ही बार में कई सारे काम कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, आगे फिर मैं उन स्टेप्स को सॉर्ट करके चलूंगा। ठीक है, मैंने क्या लिया, ध्यान से देखना मैं क्या कहने जा रहा हूं। C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन लेने पर, ठीक है, टेक A B C एज ए कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो क्या लेंगे बेटा? A यहां से आया, B यहां से आया, C यहां से आया, ABC बाहर हो गया। यहाँ कौन बचा? 1। यहाँ कौन बचा होगा? a। यहाँ कौन बचा होगा? a स्क्वायर। गॉट इट? ऐसे यहाँ 1 b b स्क्वायर, यहाँ
1c² आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्लियर, 1 1 1 आ गए हमारे पास फटाफट से। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा दोगे 1 0, इसमें से इसको घटा दोगे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे के लिए हमारे पास कोई है नहीं और, तो इसलिए क्या लिखूंगा मैं, अब देखो यार ध्यान से, C1 में मैं अप्लाई करूंगा, C1 में से C2 को घटाऊंगा। कौन चेंज होगा एक्चुअली, C1 चेंज होगा। यहीं पर मैंने दूसरा भी लिख दिया है, C2 में भी अप्लाई कर रहा हूं, C2 में से C3 को घटा रहा। ठीक है, C2 माइनस C3 क्या बनेगा उसे देखते हैं जरा। A B C सेम रहेगा, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं, 1 में से 1 0, A माइनस बी और A² माइनस B², A² माइनस B²। ठीक है, ऐसे ही इसको C2 माइनस C3, 1 में से 1 B माइनस C और B² माइनस C²। क्लियर, 1C² ठीक, ठीक है। अब जरा मैं यहां कुछ चेंजिंग करने जा रहा हूं। आपको दिख रहा है कि A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस बी और A प्लस बी। ऐसे इसको भी मैं क्या लिख लूंगा, B माइनस सी और B प्लस सी। तो मैं जल्दी से इसको यहीं से यहीं चेंज किए देता हूं, A माइनस बी और इनटू में A प्लस बी। ऐसे ही इसको B माइनस सी और इनटू में कौन आएगा, B प्लस सी। क्लियर वाली बात, ये इसी के साथ है, मैंने अगली लाइन ना लिख करके इसलिए इसको लिख दिया यहाँ। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, A B C ये तो है ही। अब पहले कॉलम की बात करो, यहाँ 0 है, यहाँ A माइनस बी है और यहाँ A माइनस बी इंटू A प्लस बी है। तो क्या A माइनस बी कॉमन नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। A माइनस बी मैंने कॉमन निकाला। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन निकाला, B माइनस सी निकाला। क्या कॉमन निकाला, B माइनस सी। कौन बचेगा जरा बताइए, यहाँ बचेगा 0, यहाँ A माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया तो कौन बचा होगा 1, यहाँ से भी A माइनस बी कॉमन ले लिया, कौन बचा होगा A प्लस बी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 0, ये भी 1, B माइनस सी भी यहाँ से चला गया तो यहाँ कौन बचा होगा B प्लस सी। तीसरे वाले कॉलम से हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, वो सेम रहेगा क्योंकि हमने केवल 2 ही कॉलम C1 और C2 में अप्लाई किया हुआ था। ठीक, अब क्या करना है, अब आपके सामने जो होना था वो पूरा हो चुका और लगभग जो प्रूफ करना था उसका इतना पोर्शन तो हम ले आए, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, केवल सी माइनस ए रह गया है। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा होगा, सी माइनस ए आ रहा होगा। अब हमारे पास 2 0 बन गई हैं। किस में बनी है ये 2 0, R1 में बनी है। किस में बनी है, R1 रो 1 में। अब हम इसी बात को यहाँ लिख भी देंगे। क्या लिखेंगे अब हम इसी बात को यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि हिंदी वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूं ताकि वो बेचारे परेशान ना हो, क्योंकि तमाम यूट्यूब पर कंटेंट इंग्लिश के लिए तो है, हिंदी में नहीं है। इंग्लिश में बोल देता हूं, इसीलिए एक्सपेंड अलोंग विद R1। ठीक है, आपको R1 के सापेक्ष प्रसार करना है तो R1 ये रखिए 0 0 1। अब 0 0 के लिए नहीं करेंगे हम, प्लस माइनस प्लस केवल 1 के लिए कर लेंगे, क्योंकि 0 के लिए करेंगे तो कोई फायदा थोड़ी है लिखने का, क्योंकि अल्टीमेटली हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो इसलिए अब हम लिखने से बच गए। क्या बचेगा, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, कौन आएगा प्लस माइनस प्लस यानी 1, और 1 के लिए कौन आएगा, ये और ये ढक लिए, ये और ये, कौन बचेगा 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी, 1 ए प्लस बी 1 और बी प्लस सी। आगे से मैं ऐसे भी नहीं लिखूंगा, मैं सीधा इसको सॉल्व करके लिखूंगा। ओके, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये 1 था ही, कौन आएगा अंदर बी प्लस सी माइनस, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का ए माइनस का बी, और बी से बी कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, कौन बचा केवल सी माइनस ए। तो आंसर आपका आ गया ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यही आपको प्रूफ करना था RHS। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होंगे, उनको करना रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं और उसकी केवल स्टैटिक चीज़ें बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, काम आप ही को करना है। मैं केवल ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा, और ऐसे ही ऐसे आपको करने से फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी लिख करके और फिर ले लेता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं,
इनके लिए मैं आपको बस बताता चलूँगा कैसे कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चंस में कंपटीशन लेवल के हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए सी बी, बी ए सी, इसको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी और a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके लिए आप, तो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये b प्लस सी है, अगर इसमें a और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी अगर आप क्या कर देंगे, इनको तीनों को ऐसे ऐड कर दीजिए, R1 में R2 और R3 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 2a प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे तो 2 1 1 आ जाएंगे, और इस तरीके से आप फिर 0 आगे बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ की अगर बात करें तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी लेके आना है, साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब C1 में C2 और C3 को जोड़ देंगे और फिर उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बन जाएंगे और फिर 0 बना लेंगे। ठीक है, ये एक रिजल्ट है एक्चुअली में, ये रिजल्ट इस वाले क्वेश्चन का है। यहाँ भी गौर से देखिएगा आप, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी फिर एक्स स्क्वायर ये प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे, C1 में C2 और C3 को जोड़ देंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से बन जाएगा और उसको निकाल लेंगे कॉमन, फिर बचेंगे 1 1 1 और उनसे बना लेंगे हम 0। ठीक है, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, इस तरह से करके बना लेंगे उनको 0, फिर सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली में रिजल्ट है, कई बार IIT में और NDA में क्वेश्चन और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। गौर से देखिए आप, यहाँ से x की वैल्यू जब मैंने 1 लगा दी, सारा क्वेश्चन वही है, सारा क्वेश्चन वही है, x ही पर जब 1 लगा दी तो यहाँ 1 का स्क्वायर और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है तो वो लिखा नहीं है, और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ भी बन सकता था। सपोज कीजिए कि कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये IIT का आया हुआ है, 10 प्लस ए बी और 10 प्लस बी और b और यहाँ 10 प्लस सी। अब आप बताइए ज़रा इसकी वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे इसकी वैल्यू पूछिए, तो ये एक रिजल्ट है। अब इसका रिजल्ट हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आता है, तो इसका आंसर हमें मालूम है 10 का स्क्वायर 100 और 10 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो कुछ क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे रिजल्ट के रूप में याद रखने हैं। कई बार जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया 98 के आसपास, अब मुझे इतना नहीं याद है किस में आया था, बहुत एनालिसिस किया हुआ था क्वेश्चंस का, तब बता रहा हूँ। तो यहाँ ABC की भी वैल्यू दे रखी थी, ABC की भी क्या दे रखी थी, वैल्यू दे रखी थी एक्चुअली में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं इसको 10 प्लस ए, मान लीजिए A की वैल्यू मैंने 1 ले रखी है, B की वैल्यू ले रखी है 2 और C की वैल्यू ले रखी है 3, तो यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11। ठीक है, और 10 प्लस बी ये बन जाएगा 12 और यहाँ बन जाएगा क्या 13। ऐसे ही फिर यहाँ क्या बन जाएगा, ये A और B यानी कि 1 और ये भी A ही है तो ये 1। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ दोनों तरफ B भी आना है यानी 2 2 और ये 3 3, यानी कि 11 1 1 2 12 2 3 3 13, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू भी कैसे निकलेगी, इसी तरीके से निकलेगी, यहाँ A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 100 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 1600 इसका आंसर हो गया। क्लियर है वाली बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार सीधे सीधे पेपर में पूछ लेते हैं, लेकिन ये रिजल्ट के रूप में याद रखने हैं और इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा ही लिया है, ये भी आपके सामने, पहले तो क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा, सीधे सीधे इसको प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी बनेगा, ये b प्लस सी बन जाएगा, c प्लस ए, यानी सीधा सीधा आपको R1 में R2 और R3 को जोड़ देना है, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ c प्लस ए बनेगा। 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ जैसे c प्लस ए आएगा तो हम क्या कर देंगे कि R1 में से R3 को घटा देंगे तो c प्लस ए से c प्लस ए कट जाएगा, यानी कि एक 0 आ जाएगा। फिर कुछ चीज़ें बनाएंगे तो फिर 0 बना लेना, फिर एक्सपेंड कर देना, तो आंसर कितना आएगा 4ABC आएगा। ये भी आप रिजल्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। कैसे, इसको क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह से, a प्लस बी, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ध्यान देने वाली बात है a प्लस बी, यहाँ पर भी फिर a और b आ रहे होंगे, यहाँ पर भी a और b, b प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए, सी प्लस ए। ठीक है, ये इस तरीके से बनी हुई फॉर्मेट होती है। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है, जैसे मैं आप ही के सामने बनाता चल रहा हूँ। केवल ये मैंने 7 लिया तो यहाँ 4 और 3 है। ठीक है, 7 है यानी 7 जो है वो इसकी वैल्यू है, 4 और 3 की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। अब जो 4 और 3 वैल्यू थी वो b की थी। ठीक है, और c की वैल्यू मैं मान लीजिए ले लेता हूँ 4 ले लिया मैंने, इसको 3 ले लिया मैंने, a को 4 और c को ले लेते हैं 5। ठीक है,
तो ये 5 + 4 यानी कि 9 ये वैल्यू आ जाएगी, और 5 + 3 8 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7 9 ये 8। ठीक है, और ऐसे ही ये सी की वैल्यू बात करेंगे तो ये 5 और ये 5 ये आ गई। अब इसकी वैल्यू आपको सीधा सीधा ये आपको रिजल्ट के रूप में याद रखना है। ये पहचान कैसे पता चलती है, ये 4 3 ये 4 3 और इन दोनों का प्लस यहाँ आ रहा है। ठीक है, ऐसे ये 5 3 ये 5 3 इन दोनों का प्लस यहाँ आ रहा है 8। ठीक है, ऐसे ही ये 4 और 5 9 4 और 5 9। ठीक है, इसका भी इस तरह से आ रहा है। तो इसका क्या सीधा आंसर है, इसका आंसर होता है 4ABC। तो 4 × 3 × 4 × 5 ये इसका आंसर हो गया। तो 5 चौक 20 या 60 6 चौक 24 240 इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर। तो इस टाइप से भी आप डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ले लिए हैं, आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। और एनसीईआरटी में अगर बात करें तो 4.2 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ ले लिए हैं और कुछ प्रूफ भी कर दिए हैं। जैसा कि पहला ही वाला क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट पार्ट वगैरह, ये आपको करके देखने हैं खुद। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की और कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और डिटरमिनेंट का प्रयोग करेंगे, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आए होंगे कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं और कंपटीशन के लिहाज से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इस प्रकार की कम्पिटेटिव जानकारी देते रहेंगे। पढ़ते रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, बने रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए अपने चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। और थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।